वेक्टर में पिछले टॉपिक में क्या क्या देख लिया हमने? डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। डेफिनेशन के बाद वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, नीड ऑफ वेक्टर, है ना, नीड ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिया। आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन मतलब क्या है? क्या करना? हिंदी में भी पढ़ते जाना। क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? तो वेक्टर एडिशन में हमारे पास दो मेथड होती है, ध्यान से देखिए। पहला है कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड में हम कोई फार्मूला यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद वेक्टर को हम उसके सम को यानी एडिशन को समझते हैं। दूसरा है आपका एनालिटिकल मेथड, जिसके अंदर इसमें हम केवल क्या करेंगे? वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, और इसमें हम वेक्टर का क्या बनाएंगे? एडिशन का फार्मूला भी बनाएंगे। तो ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड दो अलग अलग मेथड होती हैं। पहले हम इसका फील ले लें, किसमें? वेक्टर को ड्रॉ करके कि सम कैसे निकालेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको फार्मूलेट करेंगे, उसके रिजल्टेंट वेक्टर के फार्मूले की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी मेथड समझते हैं? ग्राफिकल मेथड। अच्छा, हमने कहा था ना पहले कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक स्पेशल रूल चाहिए। क्या चाहिए? जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने देखा था कि स्केलर क्वांटिटी को यानी जिसमें डायरेक्शन नहीं हो उसको ऐड करने के लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं? ऑर्डिनरी रूल लगाते हैं। कौन सा रूल? ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा लगाते हैं। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमको वेक्टर अलजेब्रा यूज करेंगे। अब ये देखिए इसको आप, जैसे आपने पहले सीखा होगा 1, ये बगल में क्या लिखा है? 2। अब इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लगा देंगे? और इसको भी हमने स्टार्टअप से ही सीखा था कि 1 + 2 = कितना होता है? ऐसे गिनते थे 1 1 2, फिर यहाँ से गिनते थे 1 2 3, फिर क्या लिख देते थे, है ना? हाँ, ये एक, ये एक, अब ये यहाँ, अब यहाँ कितना? बताओ। बताओ, ऐसा सीखते थे ना पहले? कभी सीखा है क्या ऐसा? कोई सी क्लास में सीखा है ऐसा? कौन सी क्लास में सीखा? हाँ, जब हमको नहीं आता तो ऐसे 1 + 1 = 1 2, कितने हो गए? तब हम आज बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं 7 + 3 = 10। ठीक इसी तरह से, इसी लेवल से जाके हमको क्या सीखना पड़ेगा? वेक्टर अलजेब्रा। क्या सीखना पड़ेगा? वेक्टर अलजेब्रा हमको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? ज़्यादा है। तो आइए सीखते हैं पहले वेक्टर अलजेब्रा का पहला पार्ट। ठीक है ना? एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। और आगे बढ़ाओ, फिर बैक करना। अब देखिए, वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास 3 रूल हैं। पहला रूल समझिएगा, क्या नाम है इसका? ट्रायंगल लॉ। एक लॉ हम और पढ़ेंगे, इसका नाम है
पैरेललोग्राम ला। कौन सा ला? और एक ला और है जिसको हम बोलेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इनके नाम याद रख लें। पहले का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है? पैरेललोग्राम। ट्राइंगल, देखो जिनको ट्राइंगल दिक्कत हो 3 साइड वाला, जिसको पैरेललोग्राम में दिक्कत हो 4 साइड वाला, और जिसको पॉलीगन में दिक्कत हो 4 से ज़्यादा साइड बना लेना, तो आप क्या कह देंगे? इसको पॉलीगन कह देंगे। ठीक है। अब ध्यान से ये देखना है कि ट्राइंगल ला और पैरेललोग्राम ला का यूज करके हम केवल कितने वेक्टर ऐड कर सकते हैं? 2 वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा ला यूज करके? लॉ भी बताता हूँ कि लॉ होता क्या है, पहले ये ध्यान से देख लो कि ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके हम केवल कितने वेक्टर ऐड कर सकते हैं? 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने हुए तो ये लॉ काम नहीं करेंगे। फिर 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने हुए तो इसका क्या नाम रखा गया है? पॉलीगन लॉ। 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने के लिए हम इस लॉ का यूज करेंगे। तो कितने लॉ हो गए हमारे पास वेक्टर एडिशन के? ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। चलिए एक एक करके समझते हैं पहले लॉ को। पहला लॉ क्या है आपका? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तो पता हो गया ना कि ट्राइंगल लॉ से कितने वेक्टर ऐड करेंगे? कितने ऐड करेंगे? ओनली 2 वेक्टर। कैसे ऐड करेंगे इस लॉ को आप समझिए थोड़ा सा, फिर लाइए। देखिए आपके पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम रख देता हूं मैं ए वेक्टर। एक आपके पास वेक्टर है, इसमें हमको ऐड करना है किस वेक्टर को? एक आपके पास ये वेक्टर है, इसका नाम रख देता हूँ बी वेक्टर। कितने वेक्टर हैं आपके पास? 2 वेक्टर हैं। 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। करना क्या है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं? मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ, डायरेक्शन का मतलब ये किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखना है और इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए एक ये हो गया आपका। देखो अगर मैं छोटा बड़ा हो जाए तो ये मत समझिए कि छोटा बड़ा हो गया। अपन को रूल्स में रहना है कि जितना इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका डायरेक्शन है, वो वहाँ पर रख दिया। अब ये पहले वाले का क्या हो गया? देखो ये हो गया आपका पहला वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या था देख रहे हैं ना आप? अब इसका ये हो गया टेल और ये हो गया हेड। टेल और हेड। अब आप दूसरा वेक्टर देखिए। दूसरा वेक्टर क्या है आपका? बी का मैग्नीट्यूड देखिए, लेंथ उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन देखिए उसका क्या है? ये डायरेक्शन है। सेम इसी तरह से इस दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पर उठा के रख दीजिए। पैरेलल शिफ्टिंग हमने बताया था कि वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होता है, विदाउट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए उसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसको बिल्कुल इसके टेल को इसके हेड पर रख दो। अब देखो ये वेक्टर हो गया क्या? कहाँ रखा? दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पर, दूसरे वेक्टर के टेल को चिपका के रख दिया। देखो हमने ना इसका डायरेक्शन बदला है ना इसकी मैग्नीट्यूड बदला है। तो ये 2 वेक्टर बन गए और ये दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करने लगे? एक ट्राइंगल की 2 साइड। स्टेटमेंट भी अभी आप समझना देखना। इफ 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर आप 2 वेक्टर को एक ट्राइंगल की 2 साइड से सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो देयर रिजल्टेंट विल बी, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ट्राइंगल की 3rd साइड से रिप्रेजेंट होगा। अब देखो एक हमने तीसरा बना दिया।
देखो ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल बन गया। अब कह रहा है कि जो आप रिजल्टेंट लेंगे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या लेंगे, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन। देखो इन दोनों का डायरेक्शन का अपोजिट, मतलब अगर मैं ऐसे जाके ऐसे लौट आऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से, ऐसे जाके मैं ऐसे लौट आऊं, इसका मीनिंग ये हो गया कि सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अपोजिट क्या होगा, ये इसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। और ये तीसरी वाली साइड की जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या बताएगी, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का सम का रिजल्टेंट बताएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। इसको हम किससे लिख दें, आर वेक्टर। तो ए और बी का सम का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, आर है। ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है, बिल्कुल क्लियर देखो कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम लेकर के हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, साइड पे, तो देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे जाके ऐसे नहीं लौटना है, नहीं तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये कह रहा है आर क्या है, आर, तो आर का वेक्टर किसके बराबर होगा, आर का वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी वेक्टर का सम। अगर बोलो मैथ्स तो होगी नहीं इसमें, हमने कहा ना कि इस मेथड में, ग्राफिकल मेथड में मैथ्स का यूज नहीं होगा, मैथ्स यूज नहीं हो रही है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो ए और बी का सम है वो कैसा रिप्रेजेंट होगा, इस थर्ड वाली साइड से रिप्रेजेंट होगा। अब अगर बोला जाए कि क्या ये रिजल्टेंट चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है, ध्यान से देखो, अगर ये और ये दोनों, इसको एक बार यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये पहला वाला है ना, ये पहला वाला, और ये कौन सा है, यहाँ हेड टेल टू टेल रख के देखता हूँ, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। तो हम ट्रायंगल बनाते समय ये पोजीशन नहीं ले सकते, हम ये देखने के लिए, कल हमने बताया था ना कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो कब देखा जाता है, जब उनके टेल टू टेल मिला लिए जाएं, फिर हम देखते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना है। अब देखो एंगल देखने के लिए, अगर आपको लग रहा हो कि इसका एंगल यहाँ है, ये वाला एंगल, ये बिल्कुल एंगल नहीं है दो वेक्टर के बीच का, ध्यान देना, ये एंगल ये इस वेक्टर और इस रिजल्टेंट के बीच का एंगल होता है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको देखना है तो इसको आगे बढ़ा के देख सकते हो, ये वाला एंगल जो हो सकता है, क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है। यहाँ देखो, क्योंकि हमने इसको पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ करी है, इसको खींच के इधर ला लिए तो टेल से टेल मिल गए, यही वाला एंगल बन गया कि नहीं बन गया, है ना। तो हमने इसको ऐसा ना रखते हुए इस वाली चीज़ को यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ये बन गया हमारा बी। देखो ए और बी ये बन गए, ए और बी, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से आ गया, इस वाले आर से आ गया। तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज टेकन बाय द थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसका स्टेटमेंट देखो, बैक करो इसको थोड़ा पीछे, स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको, पीछे लाना है। हाँ ये देखिए स्टेटमेंट देखिए, इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे, इन सेम ऑर्डर, देन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सेम
ऑर्डर रखा जाए डायरेक्शन का और सेम मैग्नीट्यूड रखा जाए। तो सम आर रिजल्टेंट, देखो सम भी कह सकते हो और सम को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, रिजल्टेंट कह सकते हैं। तो देन देयर सम आर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय, वो किससे गिवन होगा, द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर। जो दो वेक्टर्स हमारे थे जिनको सम करना था, उनके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन लेकर के आप क्या कर दीजिए, उसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखो यहाँ पर समझाया भी है कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। कहीं भी पड़े हों, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, हमको ए और बी को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ए तो ऐसे के वैसे लिखा हुआ है, देखो ये। अब बात आई बी की, तो बी को ऐसा चिपका दिया यहाँ से, तो कहाँ से चिपकाया, देखो टेल से टेल चिपकाया। लेकिन टेल से टेल चिपका के आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। इसे क्या कर सकते अपन, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले के टेल को रखना ही होगा। ऐसे याद रखना कि ट्रायंगल लॉ में दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड से रखना है। तो ऐसा कर, यहाँ से सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से सिर्फ आपको थीटा दिख रहा है, लेकिन इससे नहीं, इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ लाना है। देखो खींच कर ये ए और इस वाले को खींच के हम कहाँ ले गए, यहाँ। तो ये देखो ये हो गया। तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये। अच्छा एंगल यहाँ देखना चाहोगे तो इसको आगे पैरेलल शिफ्ट करके देख लेंगे हम, ये वाला एंगल दिख जाएगा, ये थीटा यहाँ है। दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से आ रहा है, देखो ये सीधा जा रहा है और इसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट आर। आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका रिजल्टेंट। अच्छा हम कैसे करेंगे, तो आप कॉपी पे सुनो, एक 3 सेंटीमीटर का, अगर आपको ऐसा देखना है तो 3 सेंटीमीटर का एक वेक्टर बनाया, फिर कितने डिग्री एंगल पर, मान लो 30 डिग्री एंगल पर है, तो हमने 30 डिग्री एंगल पर दूसरा वेक्टर बनाया बी, और इसको खींचा और स्केल से नाप लिया, हमको क्या मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अगर आप एंगल मेजर करके इनको सब ग्राफ बना करके कॉपी में बनाते हैं और बोले हम रिजल्टेंट कैसे पता करें, तो कैसे पता करेंगे, इनको दोनों को, इसको नाप स्केल से नाप लेंगे। स्केल से नापने के बाद भी वही मिलेगा जो आपको बाद में हम फार्मूले से बताएंगे। तो ये कहलाता है कौन सा लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी जब कभी भी आपको दो वेक्टर दिए जाएं, पहले वाले वेक्टर को उसी डायरेक्शन पे रख दीजिए, दूसरे वाले के टेल को उठा के पहले वाले के हेड पे चिपकाइए, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, वही डायरेक्शन रख करके और फिर थर्ड लाइन मिला दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में बन गया उसका क्या, लिखा कैसे गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसको हम नाम दे रहे हैं कौन सा लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इसी तरह से ऐड करेंगे, है ना, एक का हेड दूसरे का टेल, हेड टेल मेथड कह सकते हैं इसको। ट्राइंगल लॉ को क्या कह सकते हैं, हेड टेल। ऐसे याद रखेगा, टेल टेल नहीं रख सकते, हेड हेड नहीं रख सकते, क्या रखेंगे, हेड पर टेल, हेड पर। अब बहुत सारे है ही नहीं है, सिर्फ इस मेथड से दो ही वेक्टर ऐड कर सकते हैं, तो कन्फ्यूजन होने का सवाल ही नहीं होता। फिर दूसरा लॉ जो आता है, आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉ के लिए। रुक जाओ, पहले समझ लो। दूसरे लॉ का क्या नाम है, पैरेललोग्राम लॉ। क्या नाम, पैरेललोग्राम। इस मेथड से कितने वेक्टर ऐड हो सकते हैं, इस मेथड से कितने वेक्टर ऐड हो सकते हैं, शुरू में ही समझा दिया कि इस मेथड से भी हम दो ही वेक्टर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दिख गया। देखो पैरेललोग्राम लॉ, इस मेथड से भी दो ही वेक्टर ऐड करेंगे, जरा समझना ध्यान से। अगर हमारे पास, ध्यान से देखो, ये क्या रखा है, कोई एक बॉक्स रखा है, क्या रखा है, इसको यहाँ पर पकड़ करके
अच्छा टेबल रखी है, इस टेबल को हम यहाँ पर पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे, पुल करेंगे ऐसे, तो अगर मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगा तो हमारी तरफ खींचेगा, जिधर फोर्स लग रहा हो उधर ही खींचेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 पर्सन चाहिए, 2 पर्सन, एक पर्सन इस कॉर्नर पे पकड़ ले और एक पर्सन, और दोनों एक ही डायरेक्शन पर फोर्स ना लगाएं, एक कुछ एंगल पर और दूसरा कुछ एंगल पर। अब आप ज़रा दिमाग पर जोर डालिएगा, इस टेबल पर 2 पर्सन सेम डायरेक्शन पे नहीं बल्कि थोड़े एंगल पर खींच रहे हैं किसी को, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, ये टेबल कहाँ जाएगी? अब बोलो ये भी पढ़ाने पर ही समझ में आएगा तो फिर कुछ ना समझ में आए। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये भी पढ़ाने पे समझ में आए कि इसको भी पढ़ाइए कि ये कहाँ जाएगा, फील करिए उसको कि अगर मैंने इस टेबल को दोनों एंड पे, ये हमारी टेबल है, ये क्या है, टेबल ऐसी नहीं, टेबल ऐसी है, हमने कहा यहाँ पर एक पकड़े और यहाँ पर एक फोर्स F1 इधर लगाए और एक फोर्स F2 इधर लगाए, बोलो टेबल कहाँ जाएगी? है? उधर खिसक जाएगी। अच्छा अगर ये दोनों फोर्स बराबर हुए, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुए, बराबर हुए, तब कहाँ जाएगी? तब ये इधर खिसकने की कोशिश करेगी। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में ना, अगर दोनों बराबर हुए तो इधर खिसकने की कोशिश करेगी, अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये रिजल्टेंट इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा हुआ तो रिजल्टेंट इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखो, जो पैरेललोग्राम लॉ बनाया गया, अगर हमारे पास कितने वेक्टर है, 2 वेक्टर, कितने, चलिए एक वेक्टर है हमारा A, इसको हमें क्या करना है, वही हम डायरेक्शन दे देता हूँ, चलो ये दूसरे का नाम क्या है B, दोनों को हमने क्या किया, ऐड करने की कोशिश की, किस तरह से, पैरेललोग्राम लॉ से। तो ये कह रहे पहला वाला वेक्टर बनाइए, ये पहला वाला वेक्टर बना दिया, इसका नाम क्या है, दूसरे वाले वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इसको यहीं से चिपका के इसी डायरेक्शन पे जाने दो, ये क्या हो गया आपका, क्या किया, दोनों वेक्टर को जिनको ऐड करना है, टेल से टेल मिला दिया, क्या मिला दिया, टेल से टेल मिला दिया, डायरेक्शन नहीं बदला, मैग्नीट्यूड नहीं बदला। अब देखो ध्यान से, ये दोनों वेक्टर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, यहाँ से, ये A है और ये B है। अब ये कह रहा है कि जब आप पैरेललोग्राम लगाएंगे तो दोनों वेक्टर को किसी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम की कौन सी साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, एडजेसेंट साइड, क्या बोलते हैं उसको, एडजेसेंट, जो एक साथ जुड़ी हुई है ना, एडजेसेंट साइड, ये इसकी क्या है, एडजेसेंट साइड है, मतलब जो एक कॉमन जगह से जुड़ी हुई है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। फिर इसको क्या बना लीजिए आप, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। देखो ये इतना बड़ा सा इधर बना दीजिए, जितना ये है उतना ही बनाइएगा, और फिर जितना ये है उसी डायरेक्शन पे ये बना दीजिएगा। इसी को क्या बोलते हो आप, ये भी पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती है इसकी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड B है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये है तो इसका भी डायरेक्शन ये होगा। हमने कुछ बदला नहीं है, सिर्फ पैरेलल शिफ्ट करके साइड बना ली। ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमको इनको नहीं देखना है, हमको क्या करना है, हमको अभी इनको नहीं देखना है। अभी हम इसको कंप्लीट द पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। अब आप पूछो इनका रिजल्टेंट कहाँ है, क्या मैं मेजर करूं तो मुझे इसका सम मिल जाए, तो कह रहा है इसका डायगोनल नाप लो। पर डायगोनल में 2 प्रॉब्लम है, डायगोनल 2 बन सकती हैं, बोलो एक ये डायगोनल बनेगी और एक, तो कौन सा डायगोनल, वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो।
देखो ये कॉमन पॉइंट है, ये आप बना दीजिए डायगोनल और इसी को आप क्या कह दीजिए, रिजल्टेंट बोल दीजिए। यही आर क्या है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों बताओ, आर रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीछे करिए स्टेटमेंट देखिए इसका हाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है सर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, दो वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के पहली और दूसरी एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, कह रहा है विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, जो उनके कॉमन पॉइंट से दूर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब ये कॉमन पॉइंट ये इधर और ये इधर, देयर सम इज गिवन बाय, दोनों का सम कहाँ से दिया जाएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू दैट कॉमन पॉइंट। तो उन दोनों का रिजल्टेंट उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो उन दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। अब आप बोलोगे ये वाला डायगोनल क्यों काम नहीं कर रहा है, तो ये वाला डायगोनल दोनों के कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट इस डायगोनल से आएगा। देखो ए और बी का रिजल्टेंट क्या हो गया, ए प्लस बी, है ना। हम आपको फार्मूले भी बताएंगे कि आर निकालने का फार्मूला क्या है ना। अगर मैं अभी लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अभी, तो आप उसे देखते रहना, फिर जब बनाएंगे उसे हम, देखो ए वेक्टर का स्क्वायर, अच्छा इस वेक्टर ना लगाऊं, लगा देता हूँ फिर हाँ, चलो ये मान लो वेक्टर नहीं लगा, वेक्टर ना लगाएंगे। देखो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला यहाँ लिखा रहेगा, आप इसे देखते रहना। ये एनालिटिकल मेथड का फार्मूला है। ए और बी दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, जब किसी वेक्टर क्वांटिटी का आप क्या कर देते हो, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का जो स्क्वायर होता है उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही माना जाता है, तो आप इसे ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। वेक्टर का स्क्वायर बराबर स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई क्या कह रहा है, दो वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम लॉ से कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये दो वेक्टर सम करने की कहानी थी। अब जैसे मान लो आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर हो जाए, कितने, दो से ज़्यादा, तो दो से ज़्यादा वेक्टर को सम करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैरेललोग्राम का चाहिए। क्या चाहिए, आगे बढ़ें थोड़ा सा, क्या है, थोड़ा आगे बढ़ ले, खाली पेज बहुत हैं। ये क्या है, रुक जाना जरा, रुकना, ये क्या है। अच्छा आगे आज थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखो क्या कह रहा है इधर, समझो ध्यान से, कितने फोर्स हैं, कितने फोर्स हैं, दो। अच्छा देखो वेक्टर, वेक्टर जिसको हम चिल्ला रहे हैं ना, वेक्टर की जगह वेक्टर क्वांटिटी आया करेंगे। जैसे हमने कहा फोर्स ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह पर दो फोर्स F1 और F2 ऐसे आ गया। ऐसे क्या आ रहा है कि टू फोर्स, उनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, एक 3 न्यूटन का है, दूसरा, देखो ध्यान से, दो फोर्स हैं, कहाँ एक्ट हो रहे हैं, एक बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं, मतलब एक बॉडी पर लगा रहा है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम, ओ एंगल से आ गई बात। कह रहा है कि एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, जो एक 3 न्यूटन का है और एक
वो दोनों फोर्स जब किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो वो बॉडी टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है उसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट। कब निकालिए? केस दिया है पहला, जब वो दोनों फोर्स किस पर लग रहे हों, 0 डिग्री के एंगल पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब देखो ध्यान से, 3 एंगल स्पेशल आ गए। समझो एक बॉडी बनाए, ये एक बॉडी हो गई जिस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। दोनों का डायरेक्शन क्या है, देखो ध्यान से, 0 डिग्री एंगल पर। 2 वेक्टर के बीच 0 डिग्री एंगल कब बनता है? जब वो एक ही डायरेक्शन पे हो। कहाँ हो? एक ही डायरेक्शन पर वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? एक ही, हाँ समझ, नाम बताया था। पैरेलल। पैरेलल वेक्टर कौन थे? जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, एक ही हो। पैरेलल हो गए ना। एंटी पैरेलल क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल क्या होंगे? इक्वल तब होंगे जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। एंटी है ना, और क्या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन। तो यहाँ इक्वल और नेगेटिव की बात तो हो नहीं रही है। वहाँ पर तब बात होगी जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। एक 3 का है और एक, ध्यान से देखो, एक फोर्स इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्या नाम है इसका, 3 न्यूटन का। और दूसरा भी देखो, जब एंगल 0 है तो ये समझ जाना कि दोनों ही फोर्स एक बॉडी पर एक ही डायरेक्शन पे लग रहे हैं। तो ये दूसरा भी इसी पर लग रहा है, ये कितने न्यूटन का है, 4 न्यूटन का है। ठीक है ना। तो जब दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन पे हैं, तो सेम डायरेक्शन पर लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट कैसे होगा? ध्यान से देखो, रिजल्टेंट फोर्स, यानी ऐसा लिख देता हूँ, F रिजल्टेंट, F वेक्टर बराबर, तो फिर हम सीधा सीधा लिखेंगे ना बच्चों, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सेम डायरेक्शन पे होंगे, थीटा क्या आएगा? अभी मैं मैथ्स नहीं बताना चाह रहा, मतलब एनालिटिकल मेथड पर नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि फार्मूला लिखा था हमने यहाँ पर, रिजल्टेंट इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। हम यूज करना सिखाएंगे, साथ ही साथ देख लेंगे। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो आप क्या करिएगा, दोनों का रिजल्टेंट प्लस कर दीजिए। कितने न्यूटन? 4 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड 4, कितना हो जाएगा? तो जब दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन यानी 0 डिग्री एंगल पर किसी बॉडी पर लगेंगे, तो वो 7 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स फील करेगा। अगर इस टेबल को हम 3 न्यूटन से और इधर ही 4 न्यूटन से खींचेंगे, तो दोनों फोर्स इसी पे एक ही तरफ लगेंगे ना, 3 न्यूटन और, अच्छा एक इधर खींच रहा हूँ, उससे भी इधर खींच रहा हूँ, तो 3 + 4 मैक्सिमम हो गया। कितना हो गया? 7 न्यूटन। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्या कह रहा है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, बॉडी वही है बच्चों, बॉडी वही है, कह रहा है 180 डिग्री एंगल पर दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो देखो, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, मान लेते हैं इसको 4 न्यूटन। अब ये 180 पर दूसरा है, तो दूसरा इस तरफ लगेगा कहीं। अब देखो जरा ध्यान से, इनके बीच का एंगल कितना आ गया, 180 एंगल का मतलब ये होता है, कैसा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगना चाहिए, एक लेफ्ट में तो एक राइट में, एक नॉर्थ में तो एक साउथ में, तब एंगल क्या बनेंगे, 180। अब ध्यान से देखो, इसका रिजल्टेंट, इस मैथ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कौन सा वाला फोर्स इस पर ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा होगा, 4 वाला, और 3 वाला क्या कर रहा होगा। अब मैंने कहा ना, 4 न्यूटन से इधर खींच रहा हूँ, 3 न्यूटन से उधर खींच रहा हूँ, तो खिसकेगा ये किधर, ये तो पता चल गया आपको, किधर खिसकेगा, 3 न्यूटन की तरफ खिसकेगा, 4 की तरफ खिसकेगा। लेकिन वो जो 3 न्यूटन है, 4 के कंप्लीट इफेक्ट को तो नहीं लगने देगा, इसमें क्या करेगा, उसे बाढ़ करेगा, रोकेगा। तो ये कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स जो होगा इस कंडीशन पर, F
वो कैसा होगा बताओ जरा ध्यान से। जो लार्जर है, लार्जर कौन है? लार्जर है 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन में आप प्लस कर दें -3 न्यूटन, प्लस कर दें माइनस। अच्छा, माइनस क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि हमको पता है कि 4 का वो अपोजिट, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 - 3 कितना हो गया? 1 न्यूटन। कितना फोर्स लगा उस पर रिजल्टेंट? कितना फोर्स लगा? यानी अब ये बॉडी कितना फोर्स फील कर रही है? 1 न्यूटन का टूवर्ड्स लार्जर। किधर पूछा जाए ना कि डायरेक्शन बताइए, तो टूवर्ड्स लार्जर फोर्स। जो फोर्स बड़ा है उसकी तरफ इस पर नेट फोर्स लगेगा कितना? 1 न्यूटन। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन वही होगा जिधर फोर्स लग रहा है। और एक तीसरा आया क्या? कितना? 90 डिग्री। अब देखो वही तीसरा, यही ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स लग रहा है किधर? इधर। मान लेते हैं अपन इसको, कितना मान लें? 3 न्यूटन 4 न्यूटन जो मानना है मान लो। एक किधर लग रहा है? इधर। ऐसे लग रहा होगा ना। 90 का मतलब एक इधर लग रहा है और दूसरा इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? यहाँ 90 बन गया। अब ये बेचारा किधर फील कर रहा है फोर्स? 3 न्यूटन। और तो रिजल्टेंट कहाँ होगा इसका? यहाँ कहीं होगा। देखो हमने बीच में नहीं खींचा, क्योंकि हमने कहा ना ज़्यादा वाले फोर्स की तरफ क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। हाँ, इधर कहीं रिजल्टेंट होगा ये। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ये वाला रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो एक ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। 3 और 4 का है, 3 4 का ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। तो ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं पर। चलो देखो ये कितने का? 3। देखो ये कितने का और ये कितने का? तो इसको पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, इसके टेल पर ले जाके रखेंगे। अब उतनी दूर है समझ लो, मान लो ये यहीं रखा हुआ है। ये कितने का है? 4 न्यूटन। अब इसमें क्या लग जाएगा? पाइथागोरस लग जाएगी। बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? रूट लगेगा 9 16 25, कितना आ गया? 5 न्यूटन आ गया। अब 5 न्यूटन आ गया, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा? किधर, किस तरफ होगा? टूवर्ड्स द लार्जर फोर्स, टूवर्ड 4 न्यूटन की तरफ होगा। तो ये जो है बॉडी इस 4 न्यूटन की तरफ क्या कर रही है? 5 न्यूटन का फोर्स फील कर रही है। ये कैसे बताया हमने आपको? उस फार्मूले का यूज नहीं किया गया। अगर आपसे कह देता कि हमको ये पता है, ये इतना सब समझ में कम आ रहा है, तो आपके सामने देखो रिजल्टेंट क्या लिखा जाता? a² प्लस, फिर हम इसको अभी बात आपको सिखाएंगे एनालिटिकल मेथड कैसे बनता है। अब देखो r की जगह रिजल्टेंट फोर्स है, a की जगह क्या है? F1 है ना। b की जगह क्या है? F2 फोर्स है, 2F1 है, F2 है और cos। देखो ध्यान से, F1 को हमने समझ लिया कितने न्यूटन है? 3 न्यूटन। और F2 को हमने समझ लिया कितना न्यूटन है? 4। ठीक है ना। थीटा, पहले केस पे थीटा यहाँ क्या है? रख के देखो जरा। F1 कितना? 3 का स्क्वायर, फिर इसका, फिर इसका, फिर 2 F1 F2, F1 कितना? 3, F2 4। और कोस थीटा, कोस थीटा मतलब 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? अब जोड़ के देख लो, 16 और 9 कितना हो गया? 25। और इसका हो गया 1, 24। 25 और 24 कितना हो गया? 49। 49 का स्क्वायर रूट सबको याद है।
यही आया था ना। अब दूसरा केस क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख दो कितना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बस कुछ मिटाता नहीं हूँ, बस 180 लिख देता हूँ। और 180 कोस 180 की वैल्यू हमको पता है ना कितनी होती है, -1, 0 का 1 और 180 का माइनस। तो यहाँ पर जैसे देखोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा इस वाली जगह पर, तो यहाँ प्लस और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 25 - 24 कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना आया, 1 न्यूटन। देखो यहाँ कोस 180 रखेंगे, इसकी वैल्यू -1, तो 4 3 या 12 2 या 24 माइनस का आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 25 - 24 1 आ गया। और तीसरा क्या कर दोगे यहाँ, तो जब यहाँ तीसरे में आप क्या रख दोगे, 90, कोस 90 की वैल्यू याद है ना, 0। अच्छा अभी 0 पर भी 1 और 90 पर भी 1, कोस 0 पर 1 और कोस 90 पर 0, फिर आगे बढ़ोगे 180, तो फिर ये -1 और हाँ अब जरा यहाँ 90 रख दो, ये हो गया 0, यहाँ तक सब समेट लिया इसने क्या, तो 16 और 9 25 का 5, सीधी सी बात। तो फार्मूले भी हैं। और अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला याद करना ज़रूरी रहेगा, पर ऐसे डायरेक्ट तो याद नहीं, अभी तो याद हो जाएगा ये, जब ये स्टार्ट होगा उसके पहले ये क्या होना, याद होना। आगे बढ़ते हैं और एक लॉ और समझते हैं, उस लॉ का क्या नाम है, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन आ गया तो इसको समझ लो। 2 वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, 2 वेक्टर हैं जिसके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, कितने, ए का मैग्नीट्यूड भी कितना है और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, फिर हैव एन एंगल ऑफ 60, दोनों कितने एंगल पर हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। अब ध्यान से देखिए, थीटा दे दिया 60, एक वेक्टर ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा वेक्टर ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, थीटा कितना हो गया 60। अब क्या निकालना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखो, अगर टेल से टेल मिले हैं तो समझ जाना, ये रिजल्टेंट, ये क्या है आपका, कौन सा लॉ हो गया, पैरेललोग्राम, कौन सा लॉ हो गया, पैरेललोग्राम। अब आप इसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो रिजल्टेंट कैसे निकालो, कितना आएगा, आर, देखो ध्यान, देखो देखो देखो, ये जितना है वो भी तो इतना ही होगा, इसने बोला है ना भाई, देखो ये वाला तो पैरेललोग्राम लॉ से बराबर ही होता है, ये वाला पैरेललोग्राम लॉ से बराबर होता है। आंसर कितना आ रहा है, बोलो कितना आंसर आ रहा है, सोचो, दोनों के बीच का एंगल है, दोनों के बीच का एंगल नहीं, तो 60 तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ये कितना होगा जरा बताओ मुझे बच्चों, आप सीधी सी मैथ्स नहीं लगाना है, चाह रहा हूं मैं मैथ्स लगाऊं। दोनों रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं दोनों, तो ये रिजल्टेंट हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में, तो दोनों का हाफ कितना होगा, 30 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपको एंगल मिल गया 30। हमने कहा ना, आप ये वाला अगर लगाना चाहें जल्दबाजी में तो लगा लें, ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना, बी का स्क्वायर 5 25, फिर 2 ए और बी 5 और 5, और cos 30 की वैल्यू हमको याद है कि नहीं याद है, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते,
इसको सॉल्व करना है आपको। अब फार्मूला आ गया। अब एक नॉर्मल वे पे सोच के देखो, ये मिटा दिया, कितना कितना है? देखो छोटी छोटी मैथ 5 का रूट 25 ऐसा वैसा है। अब आपको आइडिया मिला कि नहीं मिला? क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ो फटाफट, बढ़ाओ जल्दी से, लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये क्या कह रहा है? गोल्डन की पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ बातें याद रखना है। देखो पहला क्या है, वेक्टर एडिशन इज, तो ये बच्चों थोड़ा सा पीछे की बात है ना। एक ब्लैंक पेज रखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कुछ बातें। एक चीज़ और अभी आपको एक थर्ड लॉ भी समझना है। कौन सा? पहले उसको समझ लेते हैं, थर्ड लॉ को, फिर की पर आते हैं। की में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं अपन? पॉलीगन। कौन सा लॉ? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन क्या कहता है? जब बहुत सारे वेक्टर हों आपके, देखो बहुत सारे, बड़ा आसान है ये पॉलीगन लॉ। जब बहुत सारे वेक्टर हों, जैसे देखिए ध्यान से, एक वेक्टर ए प्लस करना हो, इसमें हमको एक वेक्टर बी, अब मान लो हमको एक और वेक्टर प्लस करना है, ये सी, हमको एक और वेक्टर प्लस करना है, मान लो ये डी, ये 4 वेक्टर हमने लिखे सामने। अब इनको अगर आपको क्या करना हो, सम करना हो, तो एक सीधा सा रूल कहता है, कह रहा है देखो पहला वेक्टर बना लो। बना लिया ना पहला वेक्टर? पहला वेक्टर का नाम क्या है? फिर दूसरे वाले वेक्टर के टेल को उठाओ, पहले वाले के हेड पे रख दो। बस ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करना है, वही रखना है। तो ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे रख दिया, ये कौन सा वेक्टर हो गया? फिर तीसरा वाला वेक्टर देखो ऐसे जा रहा है तो इसको उठाया, यहाँ रख दिया। चौथा वाला वेक्टर ऐसे आ रहा है तो ऐसे रख दिया। देखो कितने बना दिए हमने, लेकिन कंप्लीट पॉलीगन नहीं बनाया हमने। जितने वेक्टर थे उनको उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हेड टेल मिलाते चले गए, और एक जगह छोड़ ली है। ये जो जगह छोड़ के रखी है, इसको आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मिलाएंगे, और ये वाली कहानी को बोलेंगे आप। अगर 3 वेक्टर होंगे तो 4 साइड बनेंगी, तो जो चौथी साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो दिए गए वेक्टर हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन पे आप उस वेक्टर का रिजल्टेंट रखिएगा। तो अब देखो इसको कैसे ऐड करोगे, जरा ध्यान से देखो। पहले एक काम करना है, इसको यहाँ मिला देना है। देखो ये नाम कुछ रख देता हूँ। अब ये एक ट्राइंगल बन गया बच्चों कि नहीं बन गया? तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि इन दोनों का सम कहाँ जाएगा? थर्ड साइड पे। तो इन दोनों का सम क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ चला गया? थर्ड साइड पे चला गया। अब ध्यान से देखो, अब इसको भूल जाओ। अब ये एक साइड समझते हुए, एक साइड ये समझते हुए, एक और मिला दो। अब देखो ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया, ए सी डी एक ट्राइंगल हो गया। अब ये दोनों का सम यहाँ आ चुका था। अब इस ट्राइंगल की 2 साइड ये हो गई, ये और ये, इन दोनों का सम कहाँ आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, अब देखो इन दोनों का सम किस में आ गया? अब एक ट्राइंगल हमारा और कंप्लीट हुआ है, तो ये वाली और ये दोनों का सम कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो ये चौथा रिजल्टेंट बन जाएगा। ये इसका ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और प्लस में ये वाली साइड और जुड़ गई तो कितना हो गया? डी। अब देखो ये चौथा रिजल्टेंट आ गया। बड़ा आसान है ये, है ना? 3 दिया होता, 1 2 3, ये 3 बना लेते, ए बी सी। अब चौथा हम इधर से बना देते, यहाँ मिला देते। ए और बी का सम कहाँ पहुँच गया? ए बी। और इन दोनों का सम कहाँ पहुँच गया? यहाँ। इसको बोलते ए प्लस बी प्लस सी। यही आखिरी वाली साइड हमारी क्या बनती है? रिजल्टेंट बनती है।
तो जब 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने हों तो हम इस तरह से काम करते हैं। बस ध्यान रखना है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए जितने वेक्टर है उतनी साइड तो बनाना ही बनाना है, एक एक्स्ट्रा साइड भी बनानी है जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट। 4 वेक्टर लिए थे, कितनी साइड हो गई? 5। 3 लिए, कितनी साइड हो गई? 4। 5 लेंगे, कितनी साइड हो जाएगी? 6। और एक छोटे छोटे ट्राइंगल बनाते हुए। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आया कि बेसिक लॉ तो हमारा ट्राइंगल वाला ही है। कौन सा वाला? पैरेललोग्राम में भी ट्राइंगल लॉ लगता है, लगता है कि नहीं लगता? अभी हमने क्या बनाया? एक पैरेललोग्राम बनाया, ये 2 वेक्टर, इसको हमने क्या कंप्लीट किया? पैरेललोग्राम। ये इससे मिला, देखो ये एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? तो इन दोनों का सम कहाँ चला गया? यहाँ। तो बेसिक लॉ कौन सा है? ट्राइंगल लॉ। मेथड थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, हेड टेल मेथड हो गई, हेड टेल टेल मेथड हो गई, है ना। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, हो गया पॉलीगन। हाँ, इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ ए पॉलीगन, मतलब कुछ वेक्टर किसी पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट हो इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम रखना है, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड। क्लोजिंग साइड मतलब लास्ट वाली साइड जो हम बनाएंगे ऑफ पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर, वही है। चलो आगे बढ़ो। हाँ, बस खाली जगह छोड़ दो। अब जरा यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखो, वेक्टर एडिशन में 2 बातें ध्यान रखना। वेक्टर एडिशन ओबे 2 लॉ को ओबे करता है। एक को बोलते हैं कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? और दूसरे को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। देखो, कम्यूटेटिव और, अब आप ध्यान दीजिए, कम्यूटेटिव क्या है? कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है ऑर्डर बदलना। क्या बदलना? अगर हम 2 वेक्टर्स हैं ऐसे, पहला, इफ 2 वेक्टर्स आर ए एंड बी, अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, कम्यूटेटिव क्या है? ध्यान देना, ए में किसको ऐड कर दें, या हम क्या करें, बी में क्या ऐड कर दें, दोनों की वैल्यू क्या हो। देखो, कम्यूटेटिव ये पर्टिकुलर वेक्टर का लॉ नहीं है, कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी है। जैसे हमने कहा, क्या ये कम्यूटेटिव है? इसका मतलब है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव हैं, है ना। मैं बोलूँ ए और बी कम्यूटेटिव है, किसका मतलब ये है कि ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ, दोनों का मतलब नहीं बदलना चाहिए, तो वो कम्यूटेटिव है। समझ में आया? कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी होती है जो कहीं कहीं पर लगती है, कहीं कहीं पर फेल हो जाती है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपको कि क्या एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए में बी माइनस करो या बी में ए माइनस करो, क्या ये बराबर रहेगा हमेशा? अब जरा देखो ना, कितना अच्छी बात है। 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, वैल्यू तो 5 ही आने हैं ना भाई। पर अगर यहाँ बात करेंगे कि 2 में 3 माइनस करें या 3 में 2 माइनस करें, नंबर तो सेम है, तो यहाँ तो -1 आ जाएगा और यहाँ तो क्या a माइनस बी को b माइनस ए लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे इट इज़ अ नॉट कॉम्पिटेटिव, ये कॉम्पिटेटिव नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन इज़ अ नॉट कॉम्पिटेटिव, लेकिन एडिशन इज़ द कॉम्पिटेटिव, यानी एडिशन वाली प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी? कॉम्पिटेटिव। जरा इसका वो देखिए सिस्टम, ये हमने एक वेक्टर बनाया था और ये हमने b बनाया था। कौन सा लॉ है जरा बताना? ये पॉलीगॉन लॉ। जहाँ हमने टेल से टेल ज्वाइन किया 2 वेक्टर को, ये समझ जाओ कौन सा लॉ है। एक जगह पर हमने इसको क्या बोला? इसको पूरा करो, इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। कंप्लीट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। देखो अब मैं इसका वो देखता हूँ रिजल्टेंट, ये देखो
रिजल्टेंट यही है आर, है कि नहीं है, है कि नहीं। मेरे पास ये यहाँ पहुँचने का देखो, ये ए बी सी और यहाँ डी, सी तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, ए से जाके ऐसे चले जाओ या ए से जाके। तो देखो ये बी हो तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, और ये ए तो ये भी क्या हो जाएगा ए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। अब मैं अगर इस आर को इस रास्ते से निकालूं, क्या यूज करके, ट्राइंगल ए बी सी वाले को सॉल्व करूं, ये वाले को, तो आर हमारा कितना मिलने वाला है बताओ, ऐसा प्लस ऐसा, क्या है ये ए प्लस बी। और अगर मैं ऊपर वाले रास्ते को सेलेक्ट करूं, ए डी सी ट्राइंगल को सेलेक्ट करते हुए जाऊं, तो आर कितना निकलेगा बताओ। फिर मतलब जंप करके नहीं बोलना है हमको, ए से ऐसे, तो पहले क्या दिखेगा हमको, फिर क्या दिखेगा। देखो दोनों के रिजल्टेंट सेम है कि नहीं है, हैं कि नहीं है। यानी चाहे मैं इधर से जाऊं चाहे इधर से जाऊं, इसका मतलब चाहे मैं ए में बी प्लस करूं या बी में ए प्लस करूं, ए प्लस बी इक्वस टू बी प्लस ए। देखो ये लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इसलिए इसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, ऑलवेज कम्यूटेटिव। ए प्लस बी कर देना या बी प्लस ए कर देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए सब्ट्रैक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, होती है क्या सब्ट्रैक्शन? नहीं होती है, फालतू चीज़ है। बता देंगे सब्ट्रैक्शन क्या है, कैसे होता है। दूसरा लॉ क्या है आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये दो में अप्लाई नहीं होती है, कितने में अप्लाई होती है, तीन में। ध्यान से देखो, इफ ए बी एंड सी और 3 वेक्टर्स, कितने वेक्टर हैं, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ, समझाना मुझे क्या लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो क्या लिख रहा हूँ, यहाँ देखो क्या लिखा है, लिखा तो ए बी सी है, सिंबल तो प्लस ही लगा है, फिर भी क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑर्डर बदल दिया है। देखो पहले किसको ऐड किया है हमने, पहले ए और बी को ऐड किया गया है, फिर उसके बाद हमने किसको ऐड किया है, सी को। यहाँ पर पहले किसको ऐड किया हम, बी और सी को, उसके बाद किसको ऐड किया हम। ब्रैकेट ये बता रहा है, ब्रैकेट बता रहा है जिसमें जिसको ब्रैकेट लगाया इसका मतलब पहले ऐड किए गए। अगर ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपसे इसको दिखाता हूँ कैसे एसोसिएटिव हुआ ये। देखो कितने वेक्टर चाहिए, कितने चाहिए, देखो 1 2, ये ए है, ये क्या है बी है और ये सी है। कौन सा है, 3 वेक्टर हो जाते हैं तो पॉलीगन हो जाता है। इसका रिजल्टेंट कहाँ है, देखो ए बी सी डी, इसका रिजल्टेंट कौन सा है, ये। अब अगर मैं बोलूं कि ये वाला डायगोनल पूरा कर ले, कौन सा वाला, ये वाला, तो पहले मैं क्या लूँगा, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी सी यूज कर सकता हूँ। पहले क्या यूज कर सकता हूँ, ध्यान से देखना समझ जाओगे। ए बी सी ट्राइंगल में ए सी की वैल्यू कितनी होगी बता सकता है कोई, ए सी की वैल्यू होगी ए प्लस, ट्राइंगल लग गया ए प्लस। अब ए सी की वैल्यू हमको पता चल गया, अब हमको रिजल्टेंट में जाना है तो ये दोनों वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो गई। अब हमको ये ट्राइंगल यूज करना है ए सी बी, ए सी डी, ए सी डी। अब देखो ये ऐसे गया ऐसे लौट आया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर। तो आर क्या हो जाएगा बता सकते हैं अपन,
AC में प्लस CD, तो AC की वैल्यू हमको पता है ना कितनी है, AC प्लस CD में है, तो AC की वैल्यू हमको पता है A प्लस B है, तो ये पहले ऐड हो चुकी थी इसलिए हम इसमें क्या लगा दे रहे हैं, और बाद में C से D की वैल्यू वेक्टर C है इसलिए इसको बाहर लिख दिया। देखो रिजल्टेंट कितना आ गया, R आ गया। हमने कौन सा डायगोनल बनाया था, ये हमारी इच्छा थी हम ये डायगोनल नहीं बनाएंगे, पहले कौन सा डायगोनल बना लेता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं पहले ये वाला डायगोनल बना लूँ। कौन सा वाला, ये वाला। तो देखो ऐसे ऐसे तो रिजल्टेंट ये बनेगा, तो मैं पहले कौन सा ट्राइंगल यूज कर सकता हूँ, BCD। कौन सा ट्राइंगल, तो BCD में इन दोनों को सम करूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। तो BD का मतलब हो गया BC यानी B वेक्टर प्लस CD का मतलब हो गया C वेक्टर। ये दोनों का सम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब मैं आखिरी में ट्राइंगल ले सकता हूँ ABD, रिजल्टेंट तक तो पहुँचना है, तो ABD में देखो ये और ये बराबर क्या, R, तो R बराबर पहले क्या आएगा A प्लस बाद में क्या आएगा BD, और BD की वैल्यू कितनी बन चुकी है हमारे पास, तो पहले बन चुकी थी इसलिए हमने उसको किस में रख दिया, ब्रैकेट में। अब जरा ध्यान से देखो, ये R ये बता रहा है और ये R ये बता रहा है, मतलब R तो दोनों का सेम ही है ना, यही वाला है ना साइड। तो क्या कह रहा है कि चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, बात एक ही है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वेक्टर में एडिशन पर्टिकुलर आपको याद रखना है। थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं, जो गोल्डन की पॉइंट पे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है बस। तो ये यहाँ जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ध्यान से देखते हैं, ये वाली, इसको ध्यान से देखो। कह रहा है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर B वेक्टर प्लस यही है कॉम्यूटेटिव। बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन आर नॉट कॉम्यूटेटिव, कि कल बोलने लगो A माइनस B बराबर B माइनस A। वेक्टर एडिशन ही हमेशा कॉम्यूटेटिव। दूसरे पॉइंट पर क्या लिख रहा है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब कि A प्लस B लिख करके बाद में C को प्लस करो, या पहले B और C को प्लस कर लो बाद में A को, ये एसोसिएटिव। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है उसको देखें, अगर समझ गए होंगे तो बात होगी। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम देयर व्हेन दे आर पैरेलल, दैट इज एंगल बिटवीन देन इज जीरो। बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि दो वेक्टर का सम सबसे ज़्यादा कब होगा, जब वो 0 डिग्री एंगल पर जा रहे हैं। जैसे हमने समझाया था कि ये 4 न्यूटन और इसी तरफ एक और जा रहा है 3 न्यूटन का, तो थीटा यहाँ कितना है, तो इस समय टोटल फोर्स कितना निकला था हमारा, 4 + 3 = 7 न्यूटन निकला, है ना। तो रिजल्टेंट सम का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब वो कैसा होगा, पैरेलल होगा, यानी 0 डिग्री के एंगल पर दोनों वेक्टर होंगे। और अगर उसी चीज़ का उल्टा याद रख लो, दोनों का डिफरेंस कब, तो दोनों का एडिशन मिनिमम कब होगा, जब वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि 180 डिग्री एंगल पर जा रहे हैं। यानी सेम डायरेक्शन पे जाने का मतलब होता है थीटा 0, और एक इधर जाए और एक इधर जाए तो थीटा का मतलब 180। तो ध्यान रखना, दो वेक्टर का सम मैक्सिमम 0 डिग्री पर होता है और मिनिमम 180 डिग्री पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात एक लाइन पे बोल दिया, ये वही चीज़ लिख दिया है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मिनिमम व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, है ना। अच्छा, 180 डिग्री भी समझ में आ रहा है, 180 डिग्री पर सम मिनिमम होगा। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड
कैन नेवर बी जीरो। बड़े इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि अगर दो वेक्टर हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हुए, सेम हुए, तो वो मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मिनिमम भी हो सकते हैं। जैसे 4 न्यूटन होता तो सेम डायरेक्शन पे 8 हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन पे 0 हो जाता। भाई 4 उधर 4 इधर माइनस हो जाता। तो कह रहा है ना कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। अलग अलग मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। इफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू रिजल्टेंट। ये बात अभी समझ में बिल्कुल ना आएगी तो भाषण देने से कोई फ़ायदा नहीं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी एट, बहुत अच्छी बात है। दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं, ये जितना ये है उतना ये है, तो दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच का बाइसेक्टर होता है। देखो अगर पूरा एंगल थीटा है ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या मतलब है कि दो सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों के एंगल का क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। अगर ये 60 है तो ये 30 पे जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये एक पॉइंट को हम याद रखेंगे कि इसको क्या कहना है। दरअसल उस तरफ उस लेवल की बात ही नहीं है वहाँ। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी एट देयर बाइसेक्टर। आगे कुछ है कि इस गोल्डन की पॉइंट से कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं और इसके बाद ख़त्म है क्या। तो ये जो आज की मेथड थी वो कौन सी मेथड थी, सिर्फ इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड, लेकिन हमको सॉल्व करने के लिए हर कहीं ग्राफिकल मेथड यूज नहीं कर सकते।